Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Myself Ashish Nirwal and class 9. Today I will discuss the second part of your economics chapter first, that is the story of village Palampur. पिछली पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मिंग इन पालमपुर। हमारे 2-3 टॉपिक रह जाते हैं और दूसरा टॉपिक होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वशिष्ठ निरवाल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है या जो एक्सप्लेनेशन पार्ट किसी का रह गया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पीछे की सारी वीडियोस देख सकता है। मैंने अपनी सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर की फार्मिंग के बारे में अगर मैं खेती के बारे में बात करूँ तो कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात आती है कि लैंड इज़ फिक्स्ड। देखिए वहाँ पे जो लैंड है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। लगभग 75% की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड आर अंडर कल्टिवेशन इज़ फिक्स्ड। There has been no expansion in land area under cultivation since 1960। तो 1960 से कोई भी उसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ। दूसरा चीज़ चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जो खेती करने के तो तरीके थे उनमें चेंज लाया गया, बदलाव लाया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग शुरू कर दी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाने लगा ताकि पालमपुर के अंदर प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके उस लैंड में। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही लैंड पे अलग अलग क्रॉपिंग सीज़न के अकॉर्डिंग लगाई जाने लगी। जैसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट क्रॉप्स उसमें लगाई जाने लगी। फॉर एग्जांपल ज्वार और बाजरा आपका रेनी सीज़न में लगता है, वो कट गया। उसके बाद उन्होंने पोटैटो लगा दिया उसी फील्ड में अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर आलू खोद लिए, आलू के बाद फिर उसमें गेहूँ बो दिए क्योंकि गेहूँ विंटर में बोते। तो एक ही फार्म में क्या किया, मिक्स फार्मिंग कर दी। ठीक है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा खेती उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग हुई। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है उसमें लोगों ने HYV सीड्स माने हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड, जिसको आप हाइब्रिड का बीज बोलते हैं, वो यूज़ किया जाने लगा और लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स में वो यूज़ किया जाने लगा। भारत का सबसे पहला किसान पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का था जिन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग को अडेप्ट किया, HYV सीड्स को यूज़ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटी दैट कल्टिवेटेड वीट एंड राइस यूजिंग HYV सीड्स। और उसके बाद लोगों ने हाइब्रिड का सीड, चाहे वो गेहूँ बोने के लिए हो या वो मूंजी या चावल लगाने के लिए हो, HYV सीड्स को यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। क्योंकि HYV सीड्स क्या होते हैं, उनके अंदर इतनी हाई कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की कि एक ही प्लांट से यू गेट मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स। उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज। देखिए साइंटिफिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज किए जाने लगे। ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स आर पोल्यूटेड विद द वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाने लगे जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है या लेक्स है वो उनका पानी पोल्यूट होने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर से जो बैक्टीरिया थे वो मरने लगी और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं वो सब मरने लगे। फिर क्या हुआ, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ जिसमें अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर। 450 फैमिलीज़ में से 1/3 फैमिली लैंडलेस थी जिनके पास अपना कोई खेती बाड़ी नहीं था। उनमें से 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास बहुत स्मॉल प्लॉट था लैंड का जिसमें वो खेती करते थे, लगभग 2 हेक्टर्स के आसपास मान लीजिए। और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज़ थी उनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा की ज़मीन थी। उनमें से कुछ लार्ज ग्रुप के कल्टीवेटर थे या लार्ज फार्मर कल्टीवेटर थे जिनके पास 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा की ज़मीनें होती थी। फिर बात आती है लेबर की।
ठीक है। फिर बात आती है हमारी लेबर की कि लेबर, क्योंकि देखिए कोई भी खेती है, सम फार्मर्स आर वर्कड इन देयर ओन लैंड। बहुत से देखिए क्या होते हैं, फार्मर्स क्या होते हैं, अपनी खेती में अपने अपने खेत होते थे, अपने उसमें काम किया। बहुत से ऐसे होते थे जो दूसरों के खेतों में काम करते थे और इन रिटर्न दे गेट वेजेस और एनीथिंग एल्स। भाई या तो उनको ग्रेन्स मिलते थे या उनको वेजेस मिलती थी। अब जो वेजेस है वो उनको कैश में भी मिलती थी या अदर काइंड्स। वेजेस वेरी फ्रॉम, अब वेजेस डिपेंड करता है रीजन से रीजन में कि किस रीजन की क्या वेजेस होगी, क्रॉप से क्रॉप में या वन फार्म एक्टिविटी से अनदर फार्म एक्टिविटी। फिर बात आती है कैपिटल की। देखिए ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मॉडर्न फार्मिंग। सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है मॉडर्न फार्मिंग में, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास तो लैक ऑफ कैपिटल है, उनके पास कैपिटल की बहुत कमी होती थी। तो इसलिए वो क्या करते थे, जो लार्ज मनी लेंडर्स होते थे या फार्मर्स होते थे तो उनसे बोरो करते थे, उनसे ले लेते थे एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उनसे पैसे ले लेते थे बेसिकली। तो उससे क्या होता था, वो लोग फिर कर भी नहीं चुका पाते थे और कर्जदार भी बन जाते थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 3 टाइप की कैपिटल्स हम यूज़ करते थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्किंग कैपिटल या हम रॉ मटेरियल वगैरह ये यूज़ करते थे। फिर हमने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, और ह्यूमन कैपिटल जिसमें आपका लेबर्स वगैरह या ह्यूमन बींग्स ही आता था। फिर बात आती है हमारी सेलिंग अ फार्म प्रोडक्ट। देखिए कुछ सरप्लस प्रोडक्ट जो मुनाफेदार प्रोडक्ट होते थे उनको क्या किया जाता था, मीडियम और लार्ज फैमिली फार्मर्स से। सरप्लस प्रोडक्ट आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय स्मॉल फार्मर। जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो बढ़िया मुनाफे में लार्ज फार्मर्स को या मीडियम फैमिली वालों को उनको सोल्ड कर देते थे ताकि उनको कुछ उसमें सरप्लस में उनको कुछ मुनाफा हो जाए। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल दीज, और फिर वो क्या करते थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो बड़ी जगह सेल करते थे तो उनको भी मुनाफा होता था। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट, और फिर ट्रेडर्स जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, प्रोडक्ट को मार्केट से लेते थे, उन प्रोडक्ट को शॉपकीपर्स के पास टाउन्स और सिटीज़ में बेच देते थे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर की नॉन फार्म एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। लगभग 25% की जनसंख्या आपकी पालमपुर के अंदर ऐसी है जिनके पास नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो वर्क करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे पैमानों पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। इन पालमपुर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन, बेसिकली द वर्क इज़ कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, सो लेबर इज़ हायर्ड रेयरली। तो लोग बाग अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करते थे, उसी से उनका घर बार चलता था। फिर दूसरी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अब देखिए गुड्स हो गया या कोई भी चीज़ है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाने लगा। फॉर दिस सर्विस वर्कर्स गेट पेड। और देखिए लोग बाग को क्या होता था, भाई सपोज आप किसी गोडाउन में काम करने लगे, वहाँ पे आप गाड़ी चलाने लगे और आप उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा रहे हो, तो उसके बदले मालिक आपको क्या दे रहा है, पैसे देगा। इन पालमपुर रोड इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पालमपुर के अंदर जो रोड है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में वो करने लगे। डेयरी इज़ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन द पालमपुर, क्योंकि डेयरी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क इज़ डन मोस्टली फ्रॉम काउज एंड बुफेलोज। लोगों ने गाय भैंस पाल ली, गाय भैंस पाल के क्या करने लगे, उनका दूध निकालने लगे, दूध बेचने लगे, घी बेचने लगे, तो ये डेयरी वाला काम भी जोड़ दिया। उसके बाद लास्ट आ गया उन्होंने शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग एक बहुत अच्छा साधन है जिससे वो लोग मनी अर्न करते थे पालमपुर में, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सी चीज़ें बेचा करते थे जो लोगों के डेली यूज़ की होती है। उन चीज़ को वो बेच के मुनाफा कमाने लगे, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, पेन, पेंसिल, इरेज़र, यहाँ तक कि कपड़े, मोमबत्ती, बैटरी, कॉपी, किताब, ये सब चीज़ें वो बेचने लगे और दे आर अर्निंग फॉर देयर फैमिली। तो हेयर शॉपकीपर इज़ एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप, और शॉपकीपर उसमें किसी को अपना कोई शेयर नहीं देता था, वो इंडिविजुअली अकेला
हरे बाल को बेचता था और जो कुछ भी प्रॉफिट उसको होता था वो सारा उसी का होता था. So that's all how our chapter 1 is over. So my dear student, go through the explanation part very carefully, and if you have any doubt and if you like the video, just tell me through the comments. Thank you and have a nice day.